भारत आ गए 135 मेडिकल के बच्चे। स्पाइस जेट का विमान वाराणसी के बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचा तो बच्चे खुशी से झूम गए। और सोनू सूद जैसा हो पूत, पूत से विप्राय बच्चे का है। इस पंजाबी छोरे ने ऐसा कर दिखाया कि पूरे देश में लोग सोनू सूद का नाम ले रहे हैं। सोनू सूद ने मेहनत करके बॉलीवुड में फिल्मों को करके पैसा कमाया, तो पैसा को लोक कल्याण में लगाया भी। जी हाँ, अभी कल के ही दिन बच्चे आए हैं। इनकी संख्या है 135 बच्चे किंग्रिस्तान से आए हैं। वहाँ मानस एयरपोर्ट है, वहाँ की राजधानी है बिश्केक, और वहाँ से चल करके इनकी फ्लाइट लगभग 1.5 घंटे विलम्ब से पहुँची है। बच्चे खुशी से झूम गए हैं। ऐसे अनेक बच्चे हैं, सैकड़ों और हजारों में संख्या है, जो अभी तक फंसे हुए हैं विदेशों में। यह बच्चे भारत सरकार से लगातार मांग करते रहे कि हमें स्वदेश भिजवाया जाए, क्योंकि 4 महीने का लॉकडाउन, आज के दिन 4 महीने हो गया। 4 महीने लगातार संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। सारी गतिविधियां बंद हो गई हैं। बच्चों के अभिभावकों ने गुहार लगाया, लेकिन किसी ने सुना नहीं। थक हार करके उन लोगों ने फिल्म अभिनेता सोनू सूद से गुहार लगाई और सोनू ने कहा, चलो यारो मैं मंगवाता हूँ। तो स्पेशल विमान यह था स्पाइस जेट का, और उससे सोनू सूद ने इन्हें मंगवाया। यह बच्चे थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कई प्रांतों के बच्चे थे जो अपने अपने घर गए हैं। इन बच्चों से कहा गया है कि जाकर के आप होम क्वारंटाइन रहिए। सभी की जांच की गई। और दोस्तों बताते चलें कि बच्चे क्यों गए विदेश में। चलिए आप कहेंगे हमेशा हम टारगेट करते हैं, क्यों नहीं टारगेट करेंगे। मेडिकल के बच्चे जब नीट की परीक्षा क्वालिफाई किया तभी यहाँ एडमिशन होगा या फिर विदेश में होगा। यहाँ एडमिशन होगा, सरकारी कॉलेज कम है, कुछ ही बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कठिन परीक्षा है, तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। जो 2m दर्जे के हैं उसके बाद वाले हैं तो अभी तलाशेंगे, कहेंगे कहीं हमारा भी हो जाता। आपने मानक बनाया है कि प्राइवेट कॉलेजों में भी हो सकता है, लेकिन फीस पर कोई नियंत्रण नहीं है। 1 करोड़ रुपया रहेगा तो मेडिकल की पढ़ाई पूरी होगी। हो सकता है कि 1 करोड़ में पूरी न हो पाए। ऐसे में मनमाना फीस है। मेरे यहाँ कम से कम सैकड़ों हमारे मोबाइल में मैसेज आए। बच्चे ने भी क्वालिफाई किया था एडमिशन के लिए। तमाम विद्यालयों का लगातार मैसेज, नंबर आता था, इस नंबर पर बात करें, हम यह तैयार हैं, ऐसे हैं, ऐसे वैसे। तो जाहिर सी बात है कि दुकानें खोल रखा है, आपका कोई नियंत्रण है नहीं, आपने कोई नियम बनाया ही नहीं। गरीब का बच्चा मेडिकल अफसर नहीं बन पाएगा। और जिस तरह से मेडिकल अफसर का अभाव है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है या किसी से छुपा नहीं है, कोरोना काल में आपने इसको समझ लिया। आप फूल बरसाएंगे लेकिन पढ़ाई में छूट नहीं देंगे। मेडिकल के तमाम बच्चे निकाल दिए गए। आउटसोर्सिंग पर बच्चे हैं। आउटसोर्सिंग मैंने पहले भी चर्चा किया है, अभी चर्चा कर रहा हूँ। आउटसोर्सिंग पर जैसे लैब टेक्नीशियन है, मुझसे सिफारिश करते रहते हैं, बताते रहते हैं। 11 महीने की उनकी नौकरी है। लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई किया, फार्मासिस्ट की पढ़ाई किया, स्टाफ नर्स की पढ़ाई किया, पैरा मेडिकल की पढ़ाई किया, और नौकरी कितने दिन की? 11 महीने की। 11 महीने की। 11 महीने बाद उनका सत्यापन होगा। सत्यापन वह कंपनी करेगी जिसको ठेका दिया गया है। तमाम कंपनियों को ठेका दे दिया गया कि भैया हमको इतने स्टाफ नर्स चाहिए, इतने फार्मासिस्ट चाहिए। तो हमने कहा कि हम 22,000 में देंगे, किसी ने कहा कि हम 21,000 में देंगे, किसी ने कहा हम 18,000 में देंगे। जो सबसे कम पर तैयार होगा उसको ठेका दे दिया जाएगा और वह देगा। 18,000 हम सरकार से लेंगे और 14,000 हम उनको देंगे। 1 महीने की तनख्वाह हम उनका वेतन ले लेंगे सत्यापन के नाम पर। फिर विभाग कहेगा, मेडिकल अफसर वो जो सीएमओ है वह कहेगा कि उसे तो दे दिया, हम क्या करेंगे, तो वह भी लेगा। यही सच्चाई है दोस्तों। जो ज़मीन से जुड़ा है वही इस बात को जान पाएगा। हमारे अकेले जनपद में हजारों की संख्या में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग है, चिकित्सा है, परिवार कल्याण है, समाज कल्याण है, पिछड़ा वर्ग कल्याण है, कृषि विभाग है, कौन सा सहकारिता है। कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ना हो। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों
से काम लिया जाता है, रात दिन मेहनत करके काम लेते हैं और कान पकड़ करके निकाल दिया जाता है। जिन कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टर और तमाम विमानों से, वह कोरोना योद्धा निकाल दिए गए, बहुत से निकाल दिए गए, और उन कोरोना योद्धाओं को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं है। अब 1.5 फीट का है, यहीं से नापेंगे तो 1.5 फीट का है। भैया फूल बरसाओ, लोग खुश हो जाए, क्योंकि खुश होने से ही वोट मिलेगा। मुझे आज मैं कुछ और वीडियो कुछ बच्चों ने कहा है, मैं उनका भी करूंगा, जिन लोगों ने समस्त पात्रता की पूर्ति किया, परीक्षा पास किया, साक्षात्कार हुआ, जो भी करना था सब कर लिया, उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं निकाल, रिजल्ट भी निकाल दिया, नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो? सब लटकाते जाओ साहब, लटकाते जाओ, लटकाते जाओ, लटका रहेगा। चुनाव आने दो, नज़दीक आएगा तब हम ऐसा करेंगे तो उसका तात्कालिक लाभ मिलेगा। इस तरह की घटिया गंदी सोच के धारक लोगों को कैसे हम कह दें, जिंदाबाद कैसे कह दें, उनका कैसे कह दें सब अच्छा अच्छा चल रहा है? दोस्तों आप बताओ, मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा कुछ दिखे तब तो। हो सकता है दोस्तों हमारे आँख पर चश्मा चढ़ा हुआ हो, हम अच्छा न देख पाते हो सकता है हम दुर्भावना और पूर्वाग्रह से ग्रसित हों, आप हमें बताओ। चलो एक मामला हमने उठाया है, बहुत द्रवित हूँ उस मामले को लेकर के, जो उत्तर प्रदेश में गो आश्रय केंद्र है। एक जगह का आप बता दो जहाँ अच्छा लग रहा हो, हम कैसे कह दें कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। चलो दोस्तों 5 लोग ऐसा बता दो जिन्हें बिना कमीशन दिए हुए कर्ज मिल गया है, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, रोजगार परक योजनाएं हैं, रोजगार पूरक योजनाएं हैं। 5 लोग आप लोग बता दो कि बैंक से हमें बिना कमीशन दिए हुए कर्ज मिल गया है, हमारी फाइल बिना कमीशन दिए हुए खादी ग्रामोद्योग और जिला उद्योग केंद्र ने बना दिया है। हम करेंगे, सीना ठोक करके करेंगे, आपके पास हम आ जाएंगे। लेकिन आप ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से बता दो कि खेत की नापी 29/41 का एक मुकदमा होता है पक्की पैमाइश का, अब उसकी धारा बदल गई है, तो आप बता दो बिना पैसे के आपके खेत की नापी हो गई और खूंटा गड़ गया, आप कब्जा पा गए। बताओ दोस्तों, मैं करूँगा, चढ़ करके कराऊंगा, चढ़ करके करूँगा। आपके मुकदमे का निस्तारण अत्यल्प समय में हो गया और आपको नहीं करना पड़ा, मैं करूँगा, डट करके करूँगा। कुछ तो बताओ, आप थाने में जा रहे हो, आपका अपराध पहली ही बार जाने में आपने लिख करके दिया और दर्ज हो जाए, मैं करूँगा। अन्वेषण बिना पैसा दिए हुए हो जाए तो मैं करूँगा। अब भ्रष्टाचार का आलम यह है कि उनकी भी मजबूरी है, 150 रुपया साइकिल अलाउंस देते हो और 22 किलोमीटर दूर उनका क्षेत्र है एक आरक्षी का। चाहोगे कि वह साधु रहेंगे, कैसे होगा, कहाँ से आएगा? मोटरसाइकिल आपने दिया नहीं, कुछ थानों पर प्रयोग किया जा रहा है, कुछ पूर्व में चीता की मोबाइल दी गई, और यह जो 100 नंबर और बाद में 112 नंबर की गाड़ियाँ हैं, मैंने कई बार उन लोगों से पूछा तो इनके तेल मिल रहे हैं, इन्हें भ्रष्टाचार, लेकिन फिर भी हो रहा है, खेल हो रहा है। भैया कैसे मान लिया जाए, माना कि ठीक है हम सबका भी दोष है, जनता का दोष है, और जनता कर रही है, करा रही है। क्यों कर रही है ऐसा? क्या किसी के पास पैसा इतना है कि वह रिश्वत देगा? तो एक तो यह है कि उनकी पूर्ति हो, जो सामान्य आवश्यकताएं हैं, उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में आरक्षियों के भी पढ़ लें। अगर पढ़ लेंगे तो बेईमानी क्यों करने जाएंगे? आप कम वेतन देते हैं उन्हें, वर्दी की धुलाई का पैसा या हुआ मेडिकल का पैसा, पोस्टमार्टम का आप दिखवा लीजिए मुख्यमंत्री जी। डीजीपी महोदय, जोर दे करके कह रहा हूँ, पोस्टमार्टम में जितनी लाशों को आरक्षी लोग ले गए हैं, अगर उन्हें पैसा 3 महीने के अंदर मिल जाता हो तो आप जो कहिएगा। पोस्टमार्टम का यह है कि तत्काल पैसे मिल जाए, जाकर के वह पोस्टमार्टम कराएं और लावारिस लाशों का दाह संस्कार कराएं। ऐसा हो नहीं पाता है। दोस्तों लग रहा है कि मैं विषयांतर हो रहा हूँ। अभी तमाम बच्चे विदेशों में फंसे हुए हैं। यूक्रेन के बच्चों ने भी हमसे संपर्क किया था, सूरज इत्यादि ने कह रहे थे कि साहब 15,000 में हमारा आना जाना होता था, 20,000 में अब उसका 3 गुना लग रहा है, हम कैसे आएंगे, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये अभी नहीं तय हो पाया कि क्लासेज आज चलेंगे अथवा नहीं चलेंगे, तो फिर निश्चिंत होकर के अब समझिए, जहाँ तक विद्यालयों की बात है, विद्यालयों में फीस का नहीं तय हो पाया कि लॉकडाउन जो विद्यालय नहीं चले हैं इस कोरोना काल में, उनका फीस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन पढ़ाइयों का लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। अभी गुजरात में हाई कोर्ट ने कह दिया कि फीस नहीं ले सकते कि याचिका पर, विद्यालयों ने बंद कर दिया, कहा हम नहीं पढ़ाएंगे।
हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं और आप कह रहे हैं फीस नहीं लेंगे, तो हम कैसे करेंगे। नेट का खर्च है, बिजली का खर्च है, उसको लोड करना है, मेहनत करना है, यह सब चीज़ें भी हैं। तो इस पर कब ध्यान देंगे। यह काम सरकारों का है, हर मामले में कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, लेकिन सरकार काम चलाओ। और कोई बात नहीं, अब तो लोगों को उलझाते रहो। फिर अब राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, आडवाणी बेचारे टुकुर टुकुर देख रहे होंगे कि काश मुझे भी न्योता आ जाएगा। कौन न्योता भेजेगा, ऐसे लोगों को भेजता कौन है। मेरा मानना था कि आडवाणी ने बड़ा काम किया है। 30 साल पहले उन्होंने रथ यात्रा निकाल करके और राम जन्मभूमि के प्रति लोगों को जागरूक किया, जेल में बंद किए गए, क्या क्या हुआ। 93 वर्ष का बुढ़ा आदमी, अगर उससे आप शिलान्यास करा देते तो एक परिवार की जो परिवार के उत्कट प्रेम की जो पराकाष्ठा है, जो परिवार की मीमांसा है, जो उत्कृष्ट परिवार का जो विशेषांक है, उसकी पूर्ति करते हुए हम देखते कि बड़े बुजुर्ग का सम्मान किया जा रहा है। चलिए भैया, जय जयकार करना है। सोनू सूद की जय। सोनू सूद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से आज इस विषय पर आपसे वार्ता करते हुए। धन्यवाद।